प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल सेट 2 का आंसर आप लोगों को हिंदी से इस वीडियो में समझाऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो ये कहानी कहना चाह रहा है कि दक्षिण भारत अपने संगीत और अपनी कला और समृद्ध साहित्य के लिए जाना जाता है। मद्रास या चेन्नई को सांस्कृतिक राजधानी और भारत माता की आत्मा कहा जा सकता है। यह शहर मुंबई और कोलकाता की भयानक ऊंची संरचनाओं के विपरीत सुखद विपरीत में बनाया गया है। इसमें विशाल खुली जगह और पर्याप्त हरियाली है। राशि विशाल माउंट रोड एक नदी की तरफ दिखता है, चौड़ा और गहरा। शाम को मरीना बीच पर टहलना आपके चेहरे पर समुद्र की चमक के साथ ताजगी देता है। वायु तन को शीतल करती है, मन को तरोताज़ा करती है, जीभ को तेज करती है और बुद्धि को भी तेज करती है। चेन्नई में कभी भी सुस्त महसूस नहीं किया जा सकता। शहर का बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन अद्वितीय है। चेन्नई के हर गली के कोने में एक साहित्यिक मंच, एक वाद विवाद समाज और संगीत, नृत्य और नाटकीय क्लब है। बुद्धिमान तर्क, चमचमाती बुद्धि और तीक्ष्ण विडंबना राजनीति और साहित्यिक दोनों तरह के मेलजोल को जीवंत करती है। एक युवा पुरुष संघर्ष है जो अपनी बैठकों में शानदार वक्ताओं और समान रूप से प्रतिभाशाली श्रोताओं को आकर्षित करता है। यह वक्ताओं को देखने के लिए एक ट्रैक्ट है। अपने वाक्यपट्टू हथियारों का इस्तेमाल करते हुए चेन्नई के भाषी कुल मिलाकर मधुर और शहरी, हालांकि राजनीतिक प्रचार में आक्रामक, आग बुझाने वाली किस्म अक्सर देखी जा सकती है। अर्बन स्पीकर तर्कों को धीरे धीरे बुनते हैं, जैसे कि एक इत्मीनान से कर्नाटक राग का खुलासा होता है। अब इससे जुड़े सवाल हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, दक्षिण भारत मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा, दक्षिण भारत अपने संगीत, कला और समृद्ध साहित्य के लिए जाना जाता है। मद्रास और चेन्नई को सांस्कृतिक राजधानी और भारत माता की आत्मा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन का हिंदी है, स्पीकर को देखना क्यों अच्छा लगता है? तो आंसर होगा, वक्ताओं को अपने वर्तुत्वपूर्ण हथियारों का उपयोग करते हुए देखना एक आनंद की बात है। चेन्नई के भाषी कुल मिलाकर मीठे और शहरी हैं, हालांकि राजनीतिक प्रचार में आक्रामक, आग लगाने वाली किस्म अक्सर देखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, मरीना बीच पर हवा लेखक को कैसे प्रभावित करती है? तो आंसर है, हवा शरीर को शांत करती है, मन को तरोताज़ा करती है, जीभ को तेज करती है और बुद्धि को तेज करती है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चेन्नई के हर गली नुक्कड़ में क्या खास है? तो आंसर है, चेन्नई के हर गली के कोने में एक रैखिक मंच, एक वाद विवाद समाज और संगीत, नृत्य और नाटकीय क्लब है। बुद्धिमान तर्क, तेज बुद्धि और तीखी विडंबना राजनीति और साहित्य बैठक दोनों की जीवंतता करती है। इसके बाद है, कविता को पढ़ना है और उससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस कविता को पढ़ना है और 5वां नंबर क्वेश्चन आपको कहता है, वक्ता कौन है और वह किससे बोलता है? तो कवि वक्ता है और वह भगवान से बात करता है। छठा है, वह भगवान से ऐसे क्यों प्रार्थना करता है? आंसर है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है क्योंकि वह अपने निकटतम और प्रिय लोगों, दलितों और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय विचार क्या है जिसे वक्ता बताना चाहता है? आंसर होगा, वक्ता जो केंद्रीय विचार बताना चाहता है वह है मानवता और ईश्वर के प्रति प्रेम, देखभाल और समर्पण। अब हम लोग खंड बी में आते हैं। इसमें से आपको 2 प्रश्नों के आंसर देना है। एक क्वेश्चन का मान हो जाएगा 5। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, सिनेमा का हमारे जीवन पर प्रभाव पर एक रचना लिखिए। तो आंसर, सिनेमा का हमारे जीवन पर प्रभाव। सिनेमा एक सार्वभौमिक शिक्षक है। यह लोगों को सीखने की विभिन्न शाखाओं में शिक्षित करता है। हमारे फिल्म निर्माताओं ने दहेज प्रथा, श्रम शोषण जैसी कुछ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनमत एकत्र करने के लिए बहुत ही उद्देश्यपूर्ण फिल्में बनाई है। यह हमें राष्ट्रीय इतिहास, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि सिखा सकता है। वृत्तचित्र
फिल्में हमें न्यूयॉर्क की एक सड़क से टोक्यो के एक पार्क तक ले जाती है। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे सपनों का भारत पर एक निबंध लिखिए। तो इसका आंसर है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों के भारत में प्रत्येक व्यक्ति में उच्च नैतिक भावना होती है, राष्ट्र के प्रति गहरा प्रेम होगा। विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में हमारा देश पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि भारत नई तकनीक में अग्रणी देश बने। हमारे उद्योग तेजी से बढ़ सकते हैं। हमें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए। मेरे सपनों का भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु हो जाएगा। शिक्षा को उसका उचित महत्व मिलेगा। हर देश के पुरुष को उसकी पसंद की नौकरी मिलेगी। विद्यार्थी पढ़ाई के लिए समर्पित रहेंगे। राजनेताओं को छात्रों का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत को विश्व का एक शक्तिशाली देश होना चाहिए। हमें अपनी गाढ़ी कमाई की आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। देश की सुरक्षा बहुत मजबूत होगी। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर उसे हम पर भरोसा है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। मेरे सपनों का भारत सत्य और अहिंसा की नीति पर चलेगा। हमें शांति तभी मिलती है जब हम बहुत मजबूत होते हैं। हमारा देश अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहेगा। मेरे सपने का भारत हर मोर्चों पर एक शक्तिशाली देश होगा। आज हम अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा अंतर पाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। मेरे सपनों के भारत में सामाजिक न्याय होगा। गरीब और अमीर के बीच की खाई कम होगी। कभी सभी को इस सर्वश्रेष्ठ स्व में होने का समान अवसर मिलेगा। चारों ओर अनुशासन, शांति और प्रगति होगी। राष्ट्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की भावना को दूर करेगा। पूरे देश में समानता, भाईचारे और आज़ादी का माहौल होगा। मेरे सपनों का भारत धरती का स्वर्ग लाएगा। सही मायने में राम राज्य होगा। भगवान मेरा सपना पूरा करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको अपने इलाकों में पॉलीथीन बैग को ना कहें पर एक अभियान शुरू करना था। अपने स्कूल पत्रिका के लिए रिपोर्ट लिखें। तो इसका आंसर है 15 फरवरी 2022। अशोक चंद्र की मानव सेवा समिति ने पॉलीथीन बैग के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान 1 महीने की 9 से 14 तारीख तक का आयोजन किया। इस अभियान का नाम है से नो पॉलीथीन बैग्स रखा गया है। इलाके में विभिन्न जगहों पर इस नारे वाले बैनर लगे हुए थे। समिति के सदस्यों ने स्वयं को 4 समूह में विभाजित किया। प्रत्येक समूह ने अपने घरों में लोगों से मुलाकात की। लोगों को बताया कि पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये बैग सीवर को चौक कर सकता है। ये मिट्टी की उर्वरता को भी खराब कर सकता है। अभियान में मोहल्लों के दुकानदारों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। उनमें से कई ने भविष्य में कभी भी पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करने का वादा किया। अभियान एक बड़ी सफलता थी। मोहल्ले के सभी लोगों ने समिति के सदस्यों के अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ताओ यिंग ने एक और टिकट खरीदने का इरादा क्यों बदल दिया। तो इसका आंसर है ताओ यिंग को यकीन था कि उसका बेटा प्रवेश टिकट की आवश्यकता से 1 सेंटीमीटर कम है। कुछ दिन पहले बस कंडक्टर ने इस बात की पुष्टि की थी। मंदिर के गेट पर टिकट प्रकरण ने बेटे के सामने एक आदर्श माँ की छवि खराब कर दी थी। कुछ देर के लिए उसने अपने बेटे के लिए एक और टिकट खरीदने की सोची, लेकिन उसने अपना इरादा बदल दिया। अगर वह अब एक और टिकट खरीदती है तो वह कभी भी अपने बेटे को यह नहीं समझ पाएगी कि वह सही थी। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या बूढ़ी औरत के तराजू ऊंचाई और वजन का एक विश्वसनीय माप थे। उसके माप किस जटिल तर्क पर आधारित थे। तो ताओ येंग का बेटा आइसक्रीम की दुकान के पीछे बूढ़ी औरत के पास गया और अपना नाप लिया। यहाँ भी उसकी ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर थी। ताओ येंग इस पर विश्वास नहीं कर सका। उसने बुढ़िया से गलत माप के पीछे का कारण पूछा। बुढ़िया ने उसे कहा कि उसने लोगों को खुश करने के लिए अपने पैमाने को समायोजित किया है। हर कोई लंबा होना चाहता है, इसलिए उसने लोगों को लंबा दिखाने के लिए पैमाने को समायोजित किया था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त कविता में कवि के अंतःकरण में क्या द्वंद्व है। तो इसका आंसर है कवि की अंतरात्मा में संघर्ष में संयुक्त और एकल परिवारों का विघटन, लोगों का अपने
घर और चूल्हे से विस्थापन, उनकी जड़ों से यानी पश्चिम संस्कृति को अपनाना, समाज का विभाजन, अमीर और गरीब वर्ग, भेदभाव, रूढ़िवादिता और असमानता, स्वार्थ, भावात्मक निर्माण और पर्यावरण की ठंडी मौत देश में गंभीर बेरोजगारी करती है। 14 नंबर क्वेश्चन करता है कि प्रकृति के कार्य को समय और समय में सटीक के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर है सटीक शब्द का अर्थ स्पष्ट और सटीक है। ग्रीनविच मीन टाइम TMT यह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है जिसे यहाँ स्विट्जरलैंड में निर्धारित समय के रूप में संदर्भित किया गया है। प्रकृति अपने आप सबके लिए समान है। इसमें प्रकृति का सटीक कार्य या जाने वाले धर्म प्रमुखों या मिशनरियों की वास्तविकता को तब देखा जाता है जब जनता की चेतना में आंतरिक संघर्ष या आत्मनिरीक्षण या पीछे की सड़क झगड़ा होता है। यहाँ प्रकृति को आत्म साक्षात्कार या एक ज्ञान के रूप में लिया गया है जो चीज़ों की वैज्ञानिक या तर्क संगत तरीकों से समझता है। जब कट्टरता या किसी अन्य प्रकार के पर्दे चले जाते हैं या घड़ी का काम समाप्त हो जाता है, केवल तभी विभिन्न धर्मों के अनुयायी पूरी तरह से अन्य और स्वस्थ समझ में आते हैं, न कि भिन्नों में धर्म की सटीक प्रकृति। यह मानव जीवन का अंतिम मिशन है। निष्कर्ष यह कहता है कि यह प्रकृति का सटीक कार्य है क्योंकि यह बताता है कि दोषपूर्ण घड़ी का काम अप्राकृतिक और हेराफेर है, जबकि LST या GMT अन्य है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हंसों की जीवनता और मानव जीवन में क्या अंतर है। तो हंसों की जीवन रेखा और मानव जीवन के बीच अंतर, इसे इस प्रकार कहा गया। पहला, हंस धाराओं पर तैरने में सक्षम है, सतह पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ते हैं, लेकिन मानव जीवन स्थलीय पथ, राजमार्ग, गलियों आदि पर चलने पर बीत जाता है। दूसरा है वे दूध की चुस्की लेते हैं और पानी को बर्तन में छोड़ देते हैं। मानव जीवन ज़्यादातर अपने शारीरिक आराम और आराम के लिए जुनून और गुलामी की गुफाओं में गुजरता है। तीसरा है हंस जुनून के दिमाग से मुक्त होते हैं और जीतने की इच्छा रखते हैं, अहंकार, जबकि मानव जीवन आधिपत्य में बीतता है और कब्जे की इच्छा उसके विवेक पर बादल छा जाती है। संक्षेप में हंस एक तपस्वी अर्थात मैं जीवित की तरह रहते हैं, जबकि मनुष्य जीवित मनुष्य के रूप में रहते हैं अर्थात केवल एक स्तनपायी। 16 नंबर क्वेश्चन है आप वादी झंडे की छवि की व्याख्या कैसे करेंगे। तो आंसर है आमतौर पर विशेष राष्ट्रीय त्योहारों और समारोह में भी ध्वज को फहराने से पहले फूलों को ध्वज के भीतर मोड़ा जाता है। उसी कल्पना में विद्वान कवित्री बताती है कि किशोरावस्था और किशोरावस्था के दौरान किशोरों द्वारा गठित प्राप्त स्वभाव के सकारात्मक या नकारात्मक झुकाव के अनुसार गुण या अवगुण अभिव्यक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह तब होता है जब संक्रमण काल समाप्त हो जाता है। उज्ज्वल फूल या किशोर जो विधिवत आत्म साक्षात्कार से मिले हैं वे अपने गुणों को नेक कार्यों के माध्यम से प्रकट करना शुरू करते हैं, जबकि सुस्त लोग अपराध और अपराध करने में शामिल होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सा सरल सत्य है जो दार्शनिक या वैज्ञानिक को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर है एक दार्शनिक जो सरल सत्य नहीं है वह सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च आत्मा के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। चूँकि इन दोनों के प्रति सचेत रहना अदृश्य है और आमतौर पर पारलौकिक और यूटोपिया जैसी धारणाएं हैं, वे निर्वाह या मृत्यु के बाद के जीवन पर जोर देते हैं और कभी नहीं जब मानव शरीर जीवित आत्मा के साथ होता है। दार्शनिकों का कहना है कि मणि नागेश्वर उम्र के 7 उंगलियों में गिना जा सकता है। उनके अनुसार मनुष्य की वासनाएं, आग्रह, इच्छाएं और आकांक्षाएं उसकी मृत्यु के बाद पुरस्कार या दंड का कारण बन जाती है। वे नर्क और स्वर्ग की कल्पना करते हैं, 2 संस्थाएं जहां मनुष्य पृथ्वी पर रहते हुए अपने कार्यों के अनुसार जाता है। लेखक उनकी धारणाओं को कपकपी या सरल सत्य बताता है। वह यहाँ नीले ग्रह में मौजूद नरक और स्वर्ग दोनों को समझाता है। यह दार्शनिकों का यह कहते हुए उपहास उड़ाते हैं कि उसके माध्यम खरगोश की गोली के रूप में
पिग्मी के रूप में है। एक वैज्ञानिक का सरल सत्य भौतिक चीज़ों में विश्वास करता है, बेजान या मृत स्वयं में या दांव पर लगाता है, उसकी सचेतन मृत सोच को मानती है जैसे कि वह जीवित है एक या जीवित, वह जीवन को टुकड़ों में खोजने के लिए जीवित है। जानवरों को काटता है अर्थात यकृत, गुर्दे, हृदय, फेफड़े अपने अपने कार्यों में कैसे करते हैं। लेखक का कहना है कि मैं जीवित हूँ, कोशिकाओं सहित सभी प्राणियों, अंगों और ऑर्गनों के साथ एक संपूर्ण है। इसका अलग से कोई अर्थ नहीं है क्योंकि जीवित मनुष्य अपनी आत्मा से बड़ा है। अब है नोट, ग्रुप ए या ग्रुप बी में से किसी एक का उत्तर दे। तो ग्रुप ए में है क्वेश्चन 18 नंबर, मार्गिया ने अपने बेटे को सर्वोत्तम शिक्षा देने का प्रयास कैसे किया। आंसर है, जब डोमेस्टिक हार्मोनिक नाम की किताब प्रकाशित हुई तो मार्गिया के दिन पूरी तरह बदल गए, वह अमीर हो गया। इस बीच बाला 6 साल की हो गई है। मार्गिया अपने बेटे की शिक्षा को लेकर बहुत उत्सुक थे। वह चाहते थे कि उसका बेटा शिक्षा पूरी करने के बाद हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए वह उसे टाउन के प्राथमिक विद्यालय में ले गया और वहां उसका दाखिला करा दिया। मार्गिया ने इसे एक भव्य शो बनाया। वह युवा लड़के को मार्केट रोड के रास्ते पाइपों और ड्रमों वाली एक सजी हुई मोटर कार में ले गया। मार्गिया कार के आगे चल दी। उन्होंने सड़क पर कुछ नागरिकों को भी अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया था। अगले दिन वे स्कूल शिक्षा समारोह मनाते हैं और इस तरह उसके भाई के परिवार ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई। अपने बेटे की स्कूली शिक्षा समारोह के 15 दिनों के भीतर मार्गिया को खबरें आती है कि बाला को लगभग हर दिन डिब्बा बंद किया जा रहा है। कार्यकाल के अंत में बालू अपने प्रगति कार्ड के साथ शून्य पर घर लौटता है। मार्गिया ने स्कूल का प्रभार लेने का फैसला लिया और इसके सचिव बन गए। अब बालू का स्कूल में विशेष स्थान है क्योंकि मार्गिया स्कूल के सचिव हैं। शिक्षक उसके सामने सलाम करते हैं जब वह उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन जब लड़का अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो उन्हें उसे बेत मारना पड़ता है। हालांकि मार्गिया को गुस्सा आता है। वह कभी भी उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करे। वह चाहता है कि उस शिक्षा लेने के लिए वह अमेरिका या यूरोप जाए। उन्होंने लड़के को पढ़ाई के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की। वह उसे एक अलग कमरा और साथ ही अध्ययन के लिए ट्यूटर प्रदान करता है। वह अपने अध्ययन कक्ष में देवी सरस्वती की एक फ्रेम युक्त तस्वीर भी लगाते हैं और बालू के शिक्षक को भी सलाह देते हैं कि अगर वह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता है तो लड़के की पिटाई करे। इसलिए वह लड़के को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन बालू किसी न किसी तरह मैट्रिक तक ही पहुंच पाया। वह SSLC पास करने में विफल रहता है इम्तिहान में। इस प्रकार अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए मार्गिया के सभी प्रयास धुएं में थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्गिया कैसे अमीर बनता है। तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट मार्गिया के उत्थान और पतन की कहानी है। यह धन के प्रति उसका जुनून है जो उसे धन के शिखर पर ले जाता है और अंत में उसका पतन लाता है। उसके उत्थान की कहानी और 5 चरणों में है। पहले चरण में मार्गिया किसानों के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। वह मालगुडी सेंट्रल कोऑपरेटिव मार्गेज बैंक के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना कारोबार करता है। उसके चारों ओर हमेशा किसानों का एक अर्धचक्र बैठा रहता था और उसके रवैये और अभिव्यक्ति से कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता था कि वे समर्थक हैं। मार्गिया उसके लिए एक जादूगर है जो सहकारी बैंक से असीमित ऋण लेने में सक्षम बनाता है। दूसरे चरण में मुद्रक मिस्टर लाई के सहयोग से डेमोक्रेटिक हार्मनी पुस्तक का प्रकाशित समृद्ध प्रकाशन मार्गिया बन गया, लेकिन इसे इस धंधे से नफरत है। वह पुजारी के पास जाता है, उसे अपनी कुंडली दिखाता है और उसे 40 दिनों तक धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहता है। मार्गिया लाल कलम के तालाब में जाती है। वह पत्रकार, संवाददाता और लेखक डॉक्टर पॉल से मिलते हैं। उनकी किताबों में बेड लाइफ, मदन लाल के
प्रेस में 50 समझदारी के आधार पर छपती है। वह पुस्तक की बिक्री के माध्यम से बहुत पैसा कमाता है और थोड़े समय के भीतर वह अपने धन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तीसरे चरण में मार्गिया किसानों के लिए वित्तीय सलाहकार और साहूकार मार्केट रोड में अपने कार्यालयों के साथ बन जाते हैं। वह घरेलू सद्भाव के अपने कॉपीराइट मदन लाई को बेचने के बाद करता है। चौथे चरण में मार्गिया वित्तीय जादूगर बन जाता है जो जमा राशि प्राप्त करता है और डॉक्टर पाल की मदद से ब्याज की शानदार दरों का भुगतान करता है। वह मालगुड़ी का एक बहुत अमीर और प्रभावशाली नागरिक बन जाता है। उसके बेटे बालू की शादी एक अमीर चाय बागान के मालिक के बेटी से हो जाती है। वह पंडित को रिश्वत देता है ताकि अमीर आदमी की बेटी वृंदा की कुंडली मिलाई जा सके। उस पर डॉक्टर पाल को बालू को ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ने का आवधित मौका मिलता है। पांचवें चरण में हम दिवालिया मार्गिया में आते हैं। डॉक्टर पाल के साथ अपने झगड़े के परिणामस्वरूप मार्गिया सब कुछ खो देता है। बालू और अभिनेत्रियों की उपस्थिति में मार्गिया द्वारा डॉक्टर पाल को पीटा और अपमानित किया जाता है। डॉक्टर पाल बदला लेता है। वह न सिर्फ FIR दाखिल करता है उसके खिलाफ, लेकिन यह भी अफवाह फैलाता है कि मार्गिया की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है। लोग अपने पैसा निकालने के लिए मार्गिया पास आते हैं। मार्गिया खुद को दिवालिया घोषित करता है। वह वहीं लौट आता है जहां से उसने शुरुआत की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, एक बाघ और एक साधु कैले बोरेट के बीच दोस्ती की कहानी है। तो राजा और गुरु पूरे भारत में अहिंसा के दर्शन का प्रचार करते हुए यात्रा करते थे। वे पहाड़ों में यात्रा करते हैं और कुछ समय के लिए एक गुफा में रहते हैं। राजा एक बूढ़ा बाघ बन जाता है। उसे शिकार करना और अपनी रक्षा करना अधिक कठिन लगता है। साथ में अपने दोस्त की मदद करने के लिए मास्टर एक जूगीफर को राजा की देखभाल करने के लिए आमंत्रित करता है और वह मिलनसार और दयालु साबित होता है। मास्टर राजा को चिड़ियाघर में जाने और बच्चों को खुश करने का आखिरी काम देता है। अब दो पुराने दोस्त राजा और मास्टर अलग हो गए। गुरु उसे बताता है कि उनकी आत्माएं फिर से मिलेगी जब उनके शरीर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी में R.K. नारायण की हास्य दृष्टि का वर्णन करें। तो ए टाइगर फॉर मालगुड़ी मानव पशु संबंध, मनोवैज्ञानिक, मानव लालच, वासना, प्रसिद्धि की एक खोजी कहानी है, वह भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ। यह एक प्रबुद्ध इंसान की आत्मा से युक्त एक बाघ के बारे में है जो हमें उसके जीवन की कहानी बताता है। यह हिंदू किंवदंती की मायावी कालातीत गुणवत्ता को नारायण की हास्य दृष्टि के साथ जीवन की करीबी और यथार्थवादी अवलोकन है। असंगतियों का सटीक जुड़ाव, भ्रम की अवहेलना और कठोर व्यंग्य के बजाय सभी सहानुभूतियों से जोड़ती है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।